और भाई शुभम, क्या चल रहा है? भैया बस गेम खेल रहे हैं और चिल कर रहे हैं यार लाइफ में। अरे तेरा पीसी कहाँ है यार, जो तूने इतना बढ़िया पीसी बनाया था? भैया जरा ध्यान से देखो, कहीं इधर उधर देखो ना, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है। अरे ये तो नहीं है छोटा सा, ये जो रखा हुआ है ये क्या है? पीसी है ना ये? भैया एक बात बताऊं, है छोटा बट है हैमर ऑफ थॉर। अरे कहाँ ही गेमिंग होती होगी इस पर, इतना छोटा सा पीसी है, छोटे मोटे गेम चल जाते होंगे। छी यार, बेकार है। भैया मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मिनी आईटीएल्स बिल्ड। अब देखो इसका कमाल। तो कैसे हो गाइस? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यार ये जो सेटअप आप लोग देख रहे हो एंड वीडियो के अंदर आपको काफी नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। मुझे सारे के सारे चेंजेस के बारे में बताओ कि आयुष भाई ये कैसे कर दिया आपने, ये मतलब कि ये नेक्स्ट लेवल है कुछ। ठीक है, ये तो बात हो गई ओवरऑल वीडियो की प्रोडक्शन के बारे में, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे मैंने पहली बार इतने छोटे फुटप्रिंट वाले, मतलब कि मैंने पहले भी करे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने इस टाइप के फुटप्रिंट वाले कैबिनेट के साथ पहली बार एक बिल्ड करा है। एंड अगर आप इसका थोड़ा सा डिजाइन देखोगे या फिर अगर आप इसका ओवरऑल फुटप्रिंट देखोगे तो जैसे कि कॉन्सोल्स होते हैं ना, जैसे कि एक्सबॉक्स या फिर PS5 टाइप कॉन्सोल्स, तो इसका फुटप्रिंट उन जैसी चीज़ों से मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये PS7 एक्सबॉक्स को आराम से हरा देंगे? वेल, मेन क्वेश्चन ये नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है कि ये छोटा सा पीसी जो है ये कितनी ज़्यादा मतलब कि कैपेबिलिटीज अपने अंदर होल्ड करता है, ये किस टाइप का आपको गेमिंग करवा के दे सकता है, ये क्या क्या नहीं करवा के दे सकता जो कि कंसोल्स आपको नहीं करवा के देंगे एक्चुअली में। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि ये छोटा है, बट आयुष भाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ये अच्छा है। तो मैंने इस पर टेस्टिंग करी है, मैंने इस पर अच्छे से टेस्टिंग करी है, जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जिनको देख के आपको पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इतने छोटे फुटप्रिंट वाले जो पीसीज होते हैं वो किसी से कम नहीं होते टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी वाले स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी बिल्ड के बारे में बात करेंगे एंड मैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसी मूड में हो इस टाइप के फुटप्रिंट वाले पीसी बिल्ड को करने में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डिटेल में टेम्परेचर टेस्टिंग से लेकर गेमिंग बेंचमार्क्स तक सब कुछ दिखाया इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। एंड वीडियो के अंदर बिल्ड मोन्टाज भी है इस बार। तो एक काम करते हैं, अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 5000 लाइक्स का लाइक एम। आई होप आप हमेशा की तरह जैसे कि इस चैनल पे आप सपोर्ट बना के रख रहे हो, कंप्लीट करवा ही दोगे। एंड देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो स्मॉल फुटप्रिंट वाले पीसीज हैं, मैंने इस टाइप का पीसी बिल्ड पहली बार करा है। तो मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सोच रहा था कि यार कैसे बन पाएगा, क्या मैं बना पाऊंगा, बट एट लास्ट जब ये बन गया तो मैंने सोचा यार ये तो काफ़ी आसान था। तो देखो, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये वाला जो पीसी है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने यूज करे। एंड अगर आप भी कुछ इसी टाइप का बिल्ड करने वाले हो तो आप थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके या फिर ऑलमोस्ट सेम ही इस टाइप के पीसी स्पेक्स ले सकते हो एंड आपका एक अच्छा खासा 4K गेमिंग केपेबल पीसी रेडी हो जाएगा। एंड कीप दैट इन माइंड कि एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि इन टाइप के पीसी बिल्ड्स के लिए ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस ऐसी होती है कि इनके एक स्पेसिफिक नीड होती है, जैसे कि उनके या तो सेटअप में उनको थोड़ा मिनिमलिस्टिक लुक देना है, या फिर सेटअप के अंदर, या फिर उनको इसको एज HD पीसी यूज़ करना है अपने डाइनिंग हॉल में, या क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे एंट्री होती है, जहाँ पे टीवी रखा रहता है। बेसिकली मुझे नहीं पता यार इतना घर वर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जहाँ पे टीवी रखा होता है वहाँ पे अगर आप इसको लगाना है एज HD पीसी यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे परफेक्टली ब्लेंड होगा आपके फर्नीचर के साथ, आपके टीवी के साथ। एंड इवन अगर आप नॉर्मल गेमिंग सेटअप के अंदर भी इंक्लूड कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो छोटी जगह के अंदर ये ब्लेंड होना अच्छा लगेगा एंड ओवरऑल आपको समझ आएगी होगा किस टाइप के ऑडियंस के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो इसका प्रोसेसर। एंड यहाँ पे प्रोसेसर के लिए मैंने इंक्लूड करा है इंटेल कोर i5 10400 प्रोसेसर। ये 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है। एंड ये वाला जो प्रोसेसर है ना, पहले मुझे लग रहा था कि ये RTX 3080 के साथ थोड़ा बहुत बॉटलनेक करेगा,
4K पे, पहले क्लियर कर दूं। बट जब मैंने इस पे गेमिंग करके देखी तो मैं गलत निकला, एंड इसने बिल्कुल भी इतना कोई भी ऐसा मेजर बॉटलनेक मुझे नहीं दिया जिसकी वजह से मैं बोल सकूं कि हाँ यार ये बेकार स्पेक्स मैंने सेलेक्ट करी हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप गेमिंग एंड थोड़े बहुत बेसिक प्रोडक्टिविटी टास्क करना चाहते हो तो ये CPU आपके लिए परफेक्ट। बाकी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इंटेल कोर i5 11400 के साथ भी जा सकते हो, जो कि अगेन एक 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला CPU है। 11 जेन का CPU है, मैंने इसके अंदर करंटली 10 जेन का इंक्लूड करा है, मेरे पास ये अवेलेबल था। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी अगर आप ओवरऑल गेमिंग के अंदर मुझसे पूछो कि कितना डिफरेंस है, तो 1080p के अंदर आपको अराउंड 2 से 3% का डिफरेंस मिल जाएगा। तो 10 जेन से 11 जेन के बीच में, मतलब 10400 से 11400 के बीच में। एंड जैसे मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया कि 2 से 3% तक का 1080p आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर। बाकी ये भी अच्छा CPU है, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके मदरबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के लिए मैंने सेलेक्ट करा है MSI का B560i गेमिंग एज वाईफाई मदरबोर्ड। ये वाला जो मदरबोर्ड है ना, ये आता है 6+2+1 फेज के VRM डिजाइन के साथ, जो कि काफी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट इस छोटे साइज के मदरबोर्ड के हिसाब से। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ का, तो आपको अलग से कोई अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है कि MSI ने ये सारी चीजें इंक्लूडेड रखी हैं, जो कि एक नेसेसिटी है इन टाइप्स के बिल्ड की। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं अप टू 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम ओवरक्लॉकिंग को। ये भी काफी सही चीज है। एंड आई थिंक इतना ही है इस मदरबोर्ड के बारे में। आपको अच्छी खासी हीट सिंक मिलती है। इवन इसके जो VRM टेम्परेचर्स थे वो भी इस बिल्ड के जो अंदर मैंने डाला, एंड जब पूरा का पूरा यहाँ पे GPU भी स्ट्रेस हो रहा था, CPU भी स्ट्रेस हो रहा था, इवन उसके बाद इसका जो VRM टेम्परेचर थे ना वो काफी ज्यादा अच्छे थे। तो वो मैं आपको आगे चल के शेयर करूंगा, तो वो वीडियो के अंदर देखते रहना। और एक चीज और कि ये वाला जो मदरबोर्ड है ये सपोर्ट करता है PCI Gen 4 को, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आपको बताना बनता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी रैम के बारे में। यहाँ पे रैम के लिए मैंने हमेशा की तरह यूज करी है अपनी प्यारी Corsair Vengeance 8GB Pro, जो कि मैंने यूज करी है 32GB की मेमोरी किट, एंड ये आती है 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। एंड यहाँ पे मैंने 16GB की 2 स्टिक्स यूज करी है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इनकी हीट सिंक, इनका RGB डिफ्यूजन है, इनका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, इट इज एक्चुअली गुड। एंड मुझे याद नहीं कि मेरे पास स्पेसिफिकली कौन सी डाई वाली ये रैम स्टिक्स हैं, बट आई थिंक मेरे पास सैमसंग की B डाई वाली हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं इतना कौन सी है। बट ओवरक्लॉक ये अच्छा होती है, क्योंकि मैंने तो ओवरक्लॉकिंग ट्राई करी है, तो अच्छा खासा ओवरक्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो Corsair के साथ ही जाओ, Corsair इज द बेस्ट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसके काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है इसका ग्राफिक्स कार्ड। है यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए जिनकी भाई ब्लैक मार्केटिंग में आजकल क्या ही हरकतें हो रखी हैं, बट ठीक है, अगर आपको कहीं से Nvidia GeForce RTX 3080 फाउंडर्स एडिशन मिल जाए तो उसे लपक लो, उसे खरीदना नहीं, उसे लपक लो, एंड उस ग्राफिक कार्ड को लगाओ ऐसे पीसी बिल्ड के अंदर। ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आराम से आपको 4K गेमिंग करवा के देगा, वो भी अच्छे खासे FPS के साथ। आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट चाहिए, वो इसके अंदर है। डेडिकेटेड रे ट्रेसिंग कोर्स आपको इसके अंदर मिलती है। डेडिकेटेड RT कोर्स, एक ही बात है वैसे, हाँ, डेडिकेटेड RT कोर्स। अगर आपको फ्रेम्स की कमी आ रही है तो DLSS का सपोर्ट है। एंड बाकी ओवरऑल इट इज एक्चुअली अ गुड ग्राफिक कार्ड फॉर द प्राइस जिस पे आया था। बट अभी कितने में मिल रहा है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बट अगेन ग्राफिक कार्ड अच्छा है, बट प्राइस थोड़ा अच्छे से पे करना इसका। ये नहीं कि भयंकर 1-2 लाख पे करो, ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद ग्राफिक कार्ड ले लेना। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसके लिक्विड कूलर के बारे में। तो देखो, जो छोटे टाइप के पीसी बिल्ड होते हैं ना, इनके अंदर यूजुअली मैंने तो यही देखा है कि 120 mm के लिक्विड कूलर आर प्रिटी, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, बहुत पॉपुलर है। मतलब कि इंग्लिश ही बिगड़ गई मेरी एक्चुअली, मैं इतना पॉपुलर था। हाँ ठीक है, तो 120 mm के जो लिक्विड कूलर होते हैं ये काफी पॉपुलर होते हैं इन टाइप के फुटप्रिंट वाले पीसी बिल्ड के अंदर। एंड इसलिए मैंने आप यूज करा है सिल्वरस्टोन का PF120। ये 120 mm के रेडिएटर के साथ आता है, पता ही लग रहा है नाम से। इसके अंदर आपको एक ARGB फैन मिलता है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इतना छोटा होने के बाद भी ना, एंड ये इनकी सारी सीरीज पे जो PF सीरीज है उस पे मैं ये चीज बोल सकता हूं कि क्योंकि इस वाले CPU ब्लॉक के अंदर जो इसका सरफेस एरिया है कोल्ड प्लेट का, वो काफी बड़ा है, मुझे काफी सही लगा। मैं एक बार को देख कर चौंक गया कि भाई 120 mm का लिक्विड कूलर में इतना अच्छा कोल्ड प्लेट का सरफेस एरिया। तो इनके जो PF120 से लेके 360 mm तक के रेडिएटर है, उनका भी कोल्ड प्लेट का सरफेस एरिया अराउंड क्या इतना ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनमें रेडिएटर ही चेंज करा जाता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा जाता रेडिएटर एंड उनका जो लिक्विड होता है, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से, समझ ही रहे तुम। बाकी इस वाले लिक्विड कूलर के साथ आपको यहाँ पे कॉपर कोल्ड प्लेट मिलती है जो कि काफी अच्छी है। एंड साथ ही साथ एक मुझे कंप्लेन है सिल्वरस्टोन से, एक कंप्लेन है कि PF सीरीज के जो ये CPU ब्लॉक है ना, इनके ऊपर ये डिजाइन अच्छा लगता है, बट टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर जो एक्रेलिक है ना भाई, ये स्क्रैचेस खाती है, ठीक है। मैंने इसको साफ करा नॉर्मल क्लॉथ से एंड स्क्रैचेस लगे। मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार
वाई, मतलब कि इतना अच्छा लिक्विड कूलर, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट एक छोटी सी चीज़ जो कि देखो ऐसा है कि क्या पता आप लोगों के लिए इतना मैटर ना करता हो, बट मेरे हिसाब से तो आई थिंक ऊपर कुछ ऐसी चीज लगानी चाहिए थी जो कि इतना सा प्रोन ना हो स्क्रैचेस से। ऊपर एक्रेलिक है, आप कपड़ा मारोगे, साफ करोगे, थोड़ा सा भी स्क्रैचेस पड़ेंगे, तो चीज ध्यान रखना, पहले क्लियर कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इसकी कैबिनेट, एंड कैबिनेट के लिए मैंने यूज करी है सिल्वरस्टोन की LD03AF। अब AF का मतलब मुझे नहीं पता, बट जिस हिसाब से मैंने इसका आउटकम देखा है तो मुझे लगता है इसका मतलब है एज फक। तो सिल्वरस्टोन की LD03AF आप देख सकते हो कि किस टाइप की कैबिनेट है। इसका फुटप्रिंट काफी डिफरेंट है, अगर हम नॉर्मल मिनी आईटेक्स बिल्ड्स या फिर मिनी आईटेक्स कैबिनेट से कंपेयर करें तो थोड़ी डिफरेंट है। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटा होने के साथ ये नहीं है कि इसका लुक्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, लुक्स पे बाद में जाएंगे, क्वालिटी इज एक्चुअली गुड। सेकेंडली लुक्स के अंदर यहाँ पे आपको 3 साइड पे टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं। अब अगर आपको लगता है कि टेम्पर्ड ग्लास इसके लिए एज अ रिस्ट्रिक्शन काम करेगा इन एयर फ्लो, हाँ कर सकता है इन मेजर टर्म्स, बट मैं एक चीज बोल दूं कि इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासे एयर वेंट्स दे रखे हैं। मतलब कि लिटरली इन्होंने यहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे जीपीयू है, जहाँ पे बैक साइड पे आपकी पावर सप्लाई लगेगी, वहां से इनटेक के लिए अच्छा खासा पूरा स्पेस दे रखा है काट के, जो कि आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे इनके जो कंपोनेंट्स अंदर हम लगाने वाले हैं वो उनका कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा कि वो ओवरहीट कर रहे हैं या फिर उनको किसी भी तरीके से एयर फ्लो को लेने में दिक्कत आ रही है। तो इस चीज से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। प्रॉपर एयर वेंट्स हैं हर जगह, नीचे ऊपर साइड टेम्पर्ड ग्लास पे अच्छे खासे यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। तो अ बिग थम्स अप टू सिल्वरस्टोन फॉर दिस इनिशिएटिव। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई के बारे में। एंड मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो छोटे वाले पीसी बिल्ड होते हैं ना, जो इस टाइप के पीसी बिल्ड होते हैं, इनके अंदर लगती है यहाँ पे SFX पावर सप्लाई। ये स्पेसिफिकली थोड़े डिफरेंट डायमेंशंस के साथ आती है, एंड आपकी जो नॉर्मल ATX पावर सप्लाईज होती है उनसे भी छोटी होती है। एंड यहाँ पे एक चीज बोल देता हूँ कि इन टाइप के जो पीसी बिल्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर ट्राई करो कि मॉड्यूलर पावर सप्लाई लो। पहली बात तो आई डोंट थिंक इनके अंदर कोई ऐसी पावर सप्लाई आती है SFX के अंदर जो कि डेडिकेटेड केबल्स के साथ आती हो, मॉड्यूलर ही आती है, नॉन मॉड्यूलर नहीं आती है। तो मॉड्यूलर लेना ट्राई करो, या वही मिलेगी आपको, तो काफी अच्छा सा आपका केबल्स का क्लटर नहीं बनता है, एंड एयर फ्लो में फिर ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे आपको अगर आप मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूज करते हो। एंड ठीक है, ये वाली जो पावर सप्लाई है ये यहाँ पे आती है 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ, 700 वॉट्स की वॉटेज है इसकी। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज बच गई है वो इसकी स्टोरेज, एंड स्टोरेज के लिए मैंने कुछ ज्यादा झंझट नहीं रखा, मैंने यहाँ पे सिंपली यूज करी किंगस्टन की A2500 GB की Gen 3 बेस्ड NVMe SSD, एंड आई थिंक इट इज सफिशिएंट मेरे गेम्स को लोड करने के लिए। अगर आपको और मतलब कि आपको और स्टोरेज वाला डिवाइस चाहिए तो आप इसके अंदर 1 TB वेरिएंट ले सकते हो। अगर आपको और कैपेसिटी वाली चाहिए तो आप 1 TB 2 TB ले सकते हो, इट इज गुड। बाकी अगर आपको और थोड़ी अच्छी NVMe ड्राइव चाहिए तो आप सैमसंग की 970 EVO के साथ जा सकते हो, वो भी काफी अच्छी है। बाकी 980 भी आ चुकी है, वो भी आप ले सकते हो, उसकी भी स्पीड्स काफी अच्छी हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन सारे दे दिए हैं। अब चलते हैं इसके बिल्ड मोन्टाज की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, एंड फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं इसके बेंचमार्क्स, इसकी बिल्ड एक्सपीरियंस, इसके टेम्परेचर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो अब चलते हैं सीधा इसके बिल्ड मोन्टाज पे।
तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा भाई ये सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि इसको बनाने में आप लोगों को पता होगा, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन व्लॉग करा है कि ये कैसे बना है। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो एरोल वाला पार्ट है जिसके अंदर मैं दिख रहा हूँ आपको, ये आपको एक्चुअली में कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई इसको बनाने के लिए ना मेहनत लगी है। अच्छा मेहनत करी है तो चलो एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल से एंड मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, बिकॉज मैं चाहता था कि क्योंकि ये मेरे लिए भी नई चीज़ है। टू बी ऑनेस्ट मैंने इस फुटप्रिंट वाले कैबिनेट के साथ पहली बार काम करा है। मैंने इससे पहले आज तक जो देखा है कैबिनेट इस जैसा वो है NZXT का H1, आई थिंक वो H1 ही है जिसके अंदर राइजर केबल का ब्लंडर हुआ था, याद है ना आपको, धुए हुए निकल गए थे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे कमेंट में बताओ जिसको वो कंट्रोवर्सी पता है। तो वो वाली फुटप्रिंट वाली कैबिनेट मुझे वही पता थी, बट सिल्वरस्टोन ने मुझको यहाँ पे भेजी है उनकी LD03, सिल्वरस्टोन LD03, एंड ये उसी सिमिलर फुटप्रिंट पे आती है या फिर उसी डिज़ाइन को फॉलो करती है। डिज़ाइन मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बट इनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी डिफरेंट है उस वाले से, ठीक है। नाउ मुझे सबसे पहले ये लग रहा था कि इस कैबिनेट के साथ अगर मैं पीसी बिल्ड करूंगा तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जो कि मुझे कुछ चैलेंजेस को फेस करना भी पड़ा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे सबसे पहला मिथ लग रहा था कि यार इसको बनाने में भाई मेरी हालत टाइट हो जाएगी या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा पूरा प्रोसीजर, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने भी पहली बारी इन जैसी कैबिनेट्स के साथ काम करा है, एंड जब मैंने इसके अंदर पीसी बनाना शुरू करा तो मैं डर रहा था कि यार कैसे मैं केबल मैनेज करूँगा, बट एट द एंड जब पूरा पीसी कंप्लीट हो गया ना, मैंने सोचा कि यार इट वाज इजी, सच में इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आपने एक पीसी बिल्ड बनाया है सो यू कैन डेफिनेटली इजीली क्रिएट या फिर बिल्ड दिस पीसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ों को आपका ध्यान रखना है वो ये है दी पार्ट सिलेक्शन। अगर आपने अच्छे पार्ट सेलेक्ट करें, जैसे कि अगर आप एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई ले लेते हो इस केस के अंदर, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, बिकॉज वहां पे आपको केबल को मैनेज करने के लिए ना काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। मेरे केस के अंदर आई वॉज लकी इनफ कि मुझको सिल्वरस्टोन ने भेजी उनकी मॉड्यूलर पावर सप्लाई SFX वाली, एंड क्योंकि जो केबल्स का मुझको नीड था मैंने उनके अंदर वही प्लग करी, एंड फिर ईजिली मैं केबल को मैनेज भी कर पाया, तो कोई इशू नहीं आया मुझे। एट द एंड बहुत अच्छे से एंड क्लटर फ्री बिल्कुल अच्छे से बन चुका था मेरा पीसी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि पीसी बिल्ड करने के बाद जो आपके केबल्स के क्लटर बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप 24 पिन लगाओगे, आप EPS लगाओगे, आप PCI लगाओगे, तो ये जब केबल्स आप लगाओगे ना उसके बाद भी आपका क्लटर तो बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई केबल टाइज जैसा कुछ सीन मिलता नहीं है। मैंने आपको बोला ना मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इन जैसी कैबिनेट्स, तो मुझे नहीं पता कि बाकी कैबिनेट्स के अंदर आते हैं केबल टाइज या नहीं आते हैं, मतलब कि वो हुक्स कैबिनेट के अंदर एक हुक्स होते हैं ना केबल टाइज वाले, जिसके अंदर आप केबल्स को टाई कर सकते हो। केबल टाई तो अलग चीज़ है, बट केबल हुक्स आते हैं नहीं आते वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो इसके अंदर नहीं आते हैं, तो क्योंकि आप वो नहीं आते हैं तो केबल्स ऐसी हवा में झूलेंगी। अब क्योंकि जब आप इसको लेट के बनाओगे पीसी तो आपको आसान सा लगेगा, बट क्योंकि ये खड़ा होता है पीसी, या फिर आप इसको कैसे बोलेंगे उसको, मतलब कि खड़ा करके आपको इसको रखना पड़ता है, तो वहाँ पे ग्रेविटी काम में आती है। ग्रेविटी केबल्स को नीचे पुल करती है, एंड क्योंकि नीचे एक फैन है, साइड में आपका एक GPU होता है, तो उनके फैंस के अंदर ये इंटरफेरेंस कर सकता है। एंड जब मैंने पहला बूट करा था तो मुझको भी कुछ कर की आवाज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है, फिर पॉइंट आउट करना। तो पहले से ही सब सारी की सारी केबल्स को अच्छे से केबल टाइज की हेल्प से या फिर जिप टाइज की हेल्प से पहले बांध के रख लेना, एंड ध्यान देना कि वो केस फैन से एंड GPU फैन से, स्पेसिफिकली फॉर फाउंडर्स एडिशन वाले बंदे, उनसे दूर रहे, ठीक है। क्योंकि फिर वो जब बाद में क्यों खोलना, पहले से प्रिकॉशन लेके चलो ना, जब आपके भाई ने गलती कर दी है तो उस गलती से सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ है पहली बात। तो बाकी इट वॉज ईजी, बनाना में कोई दिक्कत नहीं थी, बस केबल टाइज, थोड़ा केबल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करके रखना, थोड़ा बहुत क्लटर तो बनेगा ऑब्वियसली, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस पहले इस टाइप की फुटप्रिंट वाली कैबिनेट के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे मजा आया इसके साथ। सेकेंडली इसके टेम्परेचर्स, नाउ इसके टेम्परेचर्स मुझे ऐसा मत लग रहा था कि यार छोटा कैबिनेट है, 3080 लगा रहा हूँ मैं, 4K पे गेमिंग करूंगा, कितनी आग उगलेगा भाई, मतलब कि कितनी ही हीट जनरेट करेगा, बट आई वाज रॉन्ग। ये कैबिनेट के अंदर इतना अच्छे से एयर फ्लो को डिजाइन नहीं करा गया, जो एयर वेंट्स है ना उनको बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया है। इससे पता लगता है कि इसकी जो R&D है वो काफी अच्छी करी गई है, मतलब कि प्रॉपर्ली नीचे से एक इनटेक, मतलब कि नीचे भी आपका प्रॉपर यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, ऊपर भी हैं, साइड में भी हैं,
ऑलमोस्ट हर जगह इसकी एयर वेंट्स है, एक दो जगह को छोड़ के, ठीक है। वो वहाँ पे नीड नहीं है, इस वजह से नहीं है। पावर सप्लाई के साइड में आपको एयर वेंट मिलेंगे, वहाँ पे आपको डस्ट फिल्टर मिलेंगे। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप की रखी है कि नीचे से इनटेक हो रहा है एंड ऊपर से यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ईजी था। एंड एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, देखो मैंने इसके अंदर i5 10400 लगाया है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर i5 लगाते हो तो ये 120 mm का AIO जो लिक्विड कूलर में लगाया सिल्वरस्टोन की तरफ से, आई थिंक ये इनफ रहने वाला है। एंड इसके टेम्परेचर्स देख के मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, पहली बात तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपको। चलो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके टेम्परेचर्स दिखाता हूँ, वरना लोग पॉइंट आउट करेंगे। पहले टेम्परेचर्स दिखाता हूँ आपको, इसका स्टॉक पे, इसकी ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी पे इसको पूरा स्ट्रेस करते हैं, इसका ओवरऑल टेम्परेचर देखते हैं कि कितना ज़्यादा हीट जनरेट या फिर कितनी ज़्यादा इसके अंदर हीट आ सकती है, एंड क्या ये कैबिनेट इतना इनफ है कि उस हीट को अच्छे से प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट कर रहा है, तो वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके डिटेल टेम्परेचर बेंचमार्क्स की तरफ एंड फिर बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके बेंचमार्क्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसके गेमिंग बेंचमार्क्स के बारे में। एंड जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि इस बार मैंने थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग कर दिया। रीजन ये है कि काफी लोगों ने मुझे बोला कि आयुष भाई अपने जो डेडिकेटेड रिव्यूज होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के, जैसे कि मैं 3080, 3080 Ti, 3070 जितने मैंने ग्राफिक कार्ड रिव्यूज करे उनके अंदर आप डेडिकेटेड गेम प्ले दिखा दो एंड ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दो, बट जो नॉर्मल बेंचमार्क्स हैं किसी पीसी बिल्ड के उनको आप ग्राफ की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। वेल मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो यही पसंद है कि मैं पूरा गेम प्ले करके दिखाऊं, वो मुझे ज़्यादा अच्छे एंड काफ़ी मतलब कि मज़ा आता है उनको देखने में, ठीक है। तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, बट ठीक है अभी मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ, इससे वीडियो शॉर्ट हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो देखो जैसे कि आप अपने सामने देख ही सकते हो कि सारे गेम्स को बेंचमार्क करा गया है एट 4K रेजोल्यूशन, एंड जो यहाँ पे स्पेक्स हैं वो ऑब्वियसली 10400 है एंड RTX 3080 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सारे मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स को इंक्लूड करा है मैक्सिमम, एंड इनको मैंने 4K रेजोल्यूशन पे चलाया है। यहाँ पे 1% लोज एंड एवरेज FPS सब देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सारे गेम्स को टेस्ट करते टाइम पे जो एवरेज GPU टेम्परेचर था वो गया था अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं ये नहीं बोल, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो फुटप्रिंट है ना इस कैबिनेट का उस हिसाब से अच्छा बोल रहा हूँ, बट अगर कोई बड़ा ATX केस होता उसके अंदर जाता तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत होती। बट क्योंकि एक छोटा थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला PC है उस हिसाब से इसके टेम्परेचर इतने ही आने चाहिए एंड इतने ही आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। बाकी अगर मैं बात करूँ क्लॉक स्पीड्स की, तो यहाँ पे जो GPU था वो भी अराउंड मेरे हिसाब से 1860 मेगाहर्ट्ज से लेके 1905 मेगाहर्ट्ज तक अपनी क्लॉक स्पीड्स को मेंटेन कर रहा था, कोर क्लॉक को मेंटेन करता, सॉरी। एंड यहाँ पे जो CPU की फ्रीक्वेंसी थी वो भी अराउंड 4.1 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट कर रही थी, नॉट ऑन ऑल कोर्स, बट हाँ कुछ कोर्स के अंदर 4.1 जा रही थी, क्योंकि बूस्टिंग इसी तरीके से काम करती है, तो आपको पता ही होगा, या फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। बाकी अगर आप अपने सामने नंबर्स देखोगे तो नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव है। 4K रेजोल्यूशन पे हाईएस्ट सेटिंग अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम आराम से ओवर 60 FPS चल रहे हैं। कुछ गेम्स के अंदर यहाँ पे जैसे कि वॉच डॉग्स लीजन के अंदर यहाँ पे 30 तक जा रहे हैं, बट ठीक है उसका कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत ही लेटेस्ट ट्रिपल ए टाइटल है एंड उसके अंदर इतना मिलना भी नॉर्मल है। तो अगर आप सेटिंग्स से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे या फिर 2K पे खेलोगे तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पे बात करते हैं हम इसके कुछ टेम्परेचर टेस्टिंग के बारे में, जो कि मैंने करी है डेडिकेटेड। एंड जो सबसे पहले टेम्परेचर टेस्टिंग है वो है इसकी प्राइम 95 डेडिकेटेड CPU टेम्परेचर्स की ये वाली टेस्टिंग है, जिसके अंदर मैंने यूज करा है प्राइम 95। इसके अंदर जो मैंने प्रीसेट यूज करा है वो है स्मॉल F50s मैक्स पावर। मैंने 30 मिनट्स तक इस CPU को स्ट्रेस करा है विद PF 120 लिक्विड कूलर। यहाँ पे जो मेरे रूम के एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज केस फैन स्पीड एंड लिक्विड कूलर की फैन स्पीड आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जो यहाँ पे जो मैक्सिमम VRM टेम्परेचर गया है ना मदरबोर्ड का, वो था सिर्फ 46.5 डिग्री सेल्सियस। एंड जो CPU था वो अराउंड चल रहा था 4.1 गीगाहर्ट्ज या फिर 4.2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा था। एंड उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो है 70 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इंप्रेसिव यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ है वो है रिलेटेड टू डेडिकेटेड GPU टेम्परेचर। इसके अंदर मैंने यूज करा है फर्मार्क। एंड फर्मार्क बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जान निकाल देता है कार्ड की। इसको मैंने अराउंड चलाया 30 मिनट्स तक एंड 4K रेजोल्यूशन प्रीसेट है। एंटी एलिजिंग को रखा है 8x MSAA पे। जो यहाँ पे मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। एंड एवरेज फैन स्पीड एंड कितने परसेंट पे फैन को चलाया गया वो भी लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम GPU टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, बट ग्राफ के अंदर 70 लिखा हुआ है, वो गलती हो गई तो थोड़ा माफ कर देना। 78 डिग्री सेल्सियस है, वो गलती से मुझे ग्राफ बनाते हुए दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो अब जो लास्ट टेस्ट है वो है कंबाइंड टेस्ट, क्योंकि देखो एट लास्ट आपके दोनों चीज़ें यूज़ होने वाली हैं एक साथ गेमिंग के टाइम पे या फिर किसी भी वर्कलोड के अंदर। तो वहाँ पे जो यहाँ पे, क्योंकि जब दोनों ही कंपोनेंट्स आग उगलेंगे या फिर वो हीट होंगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कैबिनेट का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से आपके और कंपोनेंट्स पे भी टेम्परेचर्स का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस वजह से कंबाइंड टेस्ट मैंने करा है, जिसके अंदर मैंने आइडा 64 की यूज़ करा है। 30 मिनट्स तक दोनों को चलाया है। मैंने यहाँ पे GPU प्लस CPU कंबाइंड टेस्ट करा है। एम्बिएंट टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड सबकी एवरेज केस फैन स्पीड, लिक्विड कूलर की स्पीड, GPU फैन स्पीड आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम CPU टेम्परेचर गया अराउंड 74 डिग्री सेल्सियस। एंड जो मैक्सिमम GPU टेम्परेचर था वो था अराउंड
अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड आप देख ही सकते हो कि टेम्परेचर वाइज एंड इवन गेमिंग बेंचमार्क के हिसाब से इसके टेम्परेचर्स काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ये है मेरी पूरा टेम्परेचर टेस्टिंग एंड गेमिंग बेंचमार्क की टेस्टिंग, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मुझे लगता है कि आपको यार आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस बार वीडियो को बहुत डिफरेंट वे में बनाया है, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने इस बार ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज करी हैं। रीजन बीन कि यार मैं सोच रहा था, अभी तो मैंने कैमरा ये पुराने वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ, सिर्फ लाइटिंग चेंज करके इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी सिर्फ कैमरा चेंज हुआ नहीं है, कैमरे में पड़े हुए ब्लैक मैजिक या ल्यूमिक्स S5 पड़े हुए, उनको आगे की वीडियो में यूज करूंगा, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी ये जो छोटे पीसी होते हैं ना, जो लोगों को मिथ होता है कि भाई छोटे पीसी हैं तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे गेमिंग के टाइम पे, आपको FPS कम मिलेंगे, नॉट एट ऑल। अगर आप एक अच्छी कैबिनेट लेते हो जिसके अंदर प्रॉपर एयर वेंट्स दे रखे हैं, एंड प्रॉपर एयर वेंट्स के साथ साथ आपको वहाँ पे फैंस भी लगाने होते हैं। कुछ लोग तो यही मिथ लेके चलते हैं कि भाई एयर वेंट्स दे रखे हैं, क्या लेना देना फैंस लगाने पे, अपने आप खींचेगा कैबिनेट, नहीं, फैंस भी आपको लगाने पड़ेंगे। एयर वेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको फैंस भी लगाने पड़ेंगे टू इनटेक, मतलब कि एयर को इनटेक एंड एग्जॉस्ट करने के लिए, वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी मुझे कैबिनेट पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, एंड इस फुटप्रिंट वाले पीसी के साथ काम करने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आया। छोटा है, काफ़ी ईजी टू कैरी है, एंड टेम्पर्ड ग्लास की शो ऑफ भी है, बाकी नॉर्मल सा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मज़ा आया इसके साथ गेमिंग करके, एंड इसके साथ आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको Amazon से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे लिंक से बाय कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।